alaikum. So in order to understand the Palestine-Israel conflict, we will have to go back towards its roots. I will start here from Zionism, although कि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है. Since the time immemorial, ये जो है जगह, इसको कहा जाता है क्रेडल ऑफ द प्रॉफिट्स. यहाँ पे हर रिलीजन के प्रॉफिट्स आए हैं और हमारा इससे रिश्ता ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सारे प्रॉफिट्स को इमामत की थी, उनके साथ नमाज पढ़ी थी. मस्जिद अक्सा पैलेस्टाइन के अंदर है. सो ऑब्वियसली ये बातें हमें अगर पता भी होती हैं तो वी ट्राई टू इग्नोर देम. लेकिन फ़िलहाल ये इशू जो है इसकी हर डायमेंशन से हम इसको देखेंगे. आज तो हम सिर्फ ज़ायनिज़्म करेंगे, लेकिन इसकी एक इस्लामिक हिस्ट्री बहुत डीप है और उसमें ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि ये जो सीरिया और पैलेस्टाइन ये इलाके हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आए हैं और इस्लाम से ज़्यादा कोई रिलीजन उन प्रॉफिट्स को ओन नहीं करता. ऑल्दो दे क्लेम कि वो प्रॉफिट्स हमारे पास आए, बट उन प्रॉफिट्स की टीचिंग को और उन प्रॉफिट्स को जो इज़्ज़त और एहतराम मुसलमान देते हैं वो बाकी रिलीजन्स नहीं देती. खैर, उसको एक तरफ करके हम ज़ायनिज़्म की तरफ आते हैं कि जो मॉडर्न इसराइल की मूवमेंट एक स्टार्ट हुई तो ये क्या थी. ज़ायनिज़्म एक्चुअली इट्स अ मूवमेंट जिसमें मकसद ये है, ये कहते हैं द ज़ायनिस्ट क्लेम कि हमें जाना चाहिए वापस और बाय फोर्स अपना हक, अपना राइट लेना चाहिए. दैट इज़ द लैंड ऑफ जेरूसलम. और इसमें हिल है सहयून के नाम से, जिसको ज़ायोन भी कहते हैं, इंग्लिश में ज़ायोन और अरबिक में सहयून सौद से. उस हिल की वजह से, जहाँ पे जिसके साथ इनकी एक रिलीजियस अटैचमेंट है, उसकी वजह से इस मूवमेंट का नाम ज़ायनिज़्म पड़ा. और ये अपनी पीक पे 1896 में पहुंची जब थियोडर हर्ट्ज़ ने एक पैम्फलेट लिखा और उसमें उसने क्लेम किया कि ये जो ज्यूइश प्रॉब्लम है, जहाँ पे ज्यूइश प्रॉब्लम क्या है इसको समझने पहली बात यह है कि ज्यूइश प्रॉब्लम ज्यूज़ का ये मसला था कि पूरी दुनिया में इनके पास कोई अपना स्टेट या कोई अपना लैंड नहीं, कहीं पे ये गवर्नमेंट नहीं कर रहे और जहाँ पे भी होते हैं या तो ये लोगों की पनाह में होते हैं या ये अपने तौर पे एसिमिलेट होके या किसी भी तरह रह रहे होते हैं, लेकिन इनका अपना कोई लैंड नहीं है. सो थियोडर हर्ट्ज़ ने कहा कि वी शुड गो बैक एंड क्लेम आवर लैंड जेरूसलम में जो है इस पैलेस्टाइन में जेरूसलम. अच्छा जी, अब यहाँ पे सीन ये होता है कि ये 1896 से लेके अभी बाकी डेट्स छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए 1901 एंड 1913 तक इन्होंने बहुत कोशिशें की. इन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई, ऑर्गेनाइजेशन जो हर साल मिलती थी. ही वॉज ऑस्ट्रियन. सो पहले तो ये ऑस्ट्रिया में थे और इनकी जो भी कॉन्फ्रेंस हुई पहली वो स्विट्ज़रलैंड में हुई. वहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ बातें ये डिसाइड करते रहते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. एंड ही इवन मेट द सुल्तान, ऑटोमन सुल्तान ऑफ दैट टाइम, सुल्तान अब्दुल हमीद, और उनसे इन्होंने कहा कि आप हमें ज़मीन दे दें फ़लस्तीन में. द सुल्तान रिप्लाइड के वी हैव एक्वायर्ड दिस लैंड विद ब्लड एंड वी वोंट गिव अवे दिस फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट ब्लड. यानी हमने ये खून से लिया है, खून के बदले हमने जंग करके ये ज़मीन हासिल की है जो फ़लस्तीन की है. बिकॉज इसके इस्लामिक हिस्ट्री में भी हम जाएंगे, इट्स वेरी लाइक सेंटिमेंटल टू मुस्लिम्स. मुसलमानों ने इसके लिए बहुत जंगें की हैं. सबसे पहले हज़रत उमर ने इसको फ़तह किया था इस्लाम के बाद, और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने. और इसके ऊपर कंटिन्यूसली ये जो वॉर्स हम पढ़ते हैं ना, सो व्हेन दे सॉ के जी सुल्तान तो ये सरजमीनें हमें देने को तैयार नहीं है जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रिटेन के साथ अलायंस कर ली ऑटोमन कैलिफ को छोड़ के. अब सीन ये है कि मुस्लिम्स ने ऑल्दो के कॉन्कर कर लिया था पैलेस्टाइन को, लेकिन उन्होंने जूस और क्रिश्चियंस को हमेशा रिलीजियस इंडिपेंडेंस दी है. उनको सारी आज़ादी थी, वो वहाँ पे अपनी जैसे चाहे इबादत कर सकते थे और उनको ज़बरदस्ती निकाला भी नहीं. लेकिन हम देखते हैं कि जब भी क्रिश्चियंस ने होली वॉर्स वेज की और उन्होंने जब भी इस जगह के ऊपर अपना होल्ड किया तो उन्होंने ज्यूज़ को बाय फोर्स और बहुत ज़्यादा ज्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म उठाया था. मुस्लिम्स के ऊपर तो किया ही था, लेकिन ज्यूज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा किया था. और उसके इन कॉन्ट्रेरी जब मुसलमान आते थे तो वो हमेशा एक मजहबी आज़ादी देते थे. इसी वजह से जो ज़ायनिस्ट थे उन्होंने पहले वो ऑटोमन कैलिफ के पास गए ही इसलिए बिकॉज दे थॉट कि वो हमारी बात मान लेगा. बट ही सेड कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे सेटलमेंट्स अपनी कायम करने के लिए एक रियासत स्टेट बनाने की इजाज़त नहीं दे सकता.
अब जी ये लोग क्या करते हैं कि इस दौरान थियोडर हर्ट्ज की डेथ हो जाती है, और जो लीडरशिप थी ये मूव करती करती ईस्टर्न यूरोप से मुख्तलिफ जगहों से होती हुई ये बर्लिन पहुंच जाती है। बर्लिन में ये लोग अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से सेटअप करते हैं, और फिर ये बातें करते हैं कि हमें क्या क्या आगे प्लानिंग करते हैं सारी। और उसमें एक चीज़ ये होती है कि वर्ल्ड वॉर 1 आ जाती है 1914 में। अब वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हमें पाक स्टडीज में भी पढ़ा है कि ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो जाती है, हार जाता है, डिफीट हो जाती है, और ब्रिटेन जो है वो जीत जाता है, उसके अलाइज जीत जाते हैं। उसमें ये एक बैलफोर डिक्लेरेशन लेने में कामयाब हो जाते हैं ज्यूस ब्रिटेन से। और उस बैलफोर डिक्लेरेशन में ये होता है कि ब्रिटेन मैंडेट करता है इनके लिए, कहता है कि पैलेस्टाइन में ज्यूस को रहने के लिए एक घर दिया जाए। अब ये देखें, ज़ायनिज़्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम जुडाइज़्म। जुडाइज़्म में ना बेसिक कॉन्सेप्ट जेरूसलम के बारे में ये है कि जब मसाया आएगा तो वो खुद ही उन लोगों से लड़के जिन्हें जो नॉन ज्यूज़ हैं वो उनसे लड़के तो ये लैंड ज्यूज़ को खुद ही उनकी एक हुकूमत कायम करेगा, और वो खुद ही सारा कुछ करेगा। ज़ायनिस्ट कहते हैं कि असल में हमसे गलती हुई है इस कॉन्सेप्ट को समझने में, हमने ये सारे काम खुद करने हैं, और जब हम ये कर लेंगे तो ये सारा मैदान तैयार हो जाएगा, सिचुएशन रेडी होगी, तो मसाया विल कम। अब यहाँ पे सीन ये है कि अक्सर जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो ज़ायनिज़्म को नापसंद करते हैं, इसी बात से वो समझते हैं कि ये खुदा के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। वेयर ज़ायनिस्ट थिंक कि हम दखल अंदाजी नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब जी ये 1922 की लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के थ्रू पैलेस्टाइन में इनको रहाइशें रखने की इजाज़त दे देता है ब्रिटेन। अब करते करते क्या होता है कि बहुत सारे रशियन ज्यूज जो थे वो एज सेटलर पहुंच जाते हैं पैलेस्टाइन में, और बहुत मुख्तलिफ जगहों से लोग पहुंचते हैं और वहाँ पे सेटल होने लग जाते हैं। कुछ वो क्या करते हैं कि पैलेस्टीनियन जो फार्मर्स थे उनको ज़्यादा पैसा दे के उनकी ज़मीनें ख़रीद ली, और जो लोग बेच नहीं रहे थे उनको ज़बरदस्ती निकाल दिया, और बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया। और इसमें इनको फेवर कर रहा था फ्रेंच फिलैंथ्रोपिस्ट रॉथस्चाइल्ड। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने जितनी आपको चाहिए बस उतनी मैं बहुत ज़्यादा बनाऊंगी, और ये लेक्चर सीरीज ही एक तरह से हो जाएंगी 4-5 सीरीज में, आई गेस ये पूरा होगा टॉपिक। देयर आर मेनी डिटेल्स, लेकिन आपने अपने हिसाब से इसमें निकाल लेनी है जो आपको ज़रूरी लगे, जो चाहिए हो। खैर 1939 में इनके ऊपर बैन लग जाता है इनकी माइग्रेशन पे। रीज़न इसकी क्या है, एक तो वर्ल्ड वॉर 2 आ जाती है, और दूसरा अरब वर्ल्ड में इनके अगेंस्ट ज्यूज़ के अगेंस्ट हेट्रेड के सेंटिमेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स दे वर डूइंग, जो ज़बरदस्ती ये कर रहे थे, ज़मीनें ज़बरदस्ती लोगों से छीन रहे थे। तो उसमें बहुत सारी अरब अपराइजिंग्स होती हैं इनके अगेंस्ट, पैलेस्टाइन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, और ब्रिटेन ये चाह रहा होता है कि इस वक्त वो तसल्ली से वर्ल्ड वॉर 2 पे फोकस करे। इवन पाक अफेयर्स में हमने देखा है कि वो बहुत सारी चीज़ें इंडिया पाकिस्तान में भी जो हमारा बरे सगीर था उसमें भी उसने एक्सेप्ट करने शुरू किए बहुत सारे अवाम के मुतालबे, बिकॉज वो एक पीस ऑफ माइंड चाह रहा था, वहाँ से निकलना चाह रहा था और अपने मामला फोकस करना चाह रहा था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी अब मज़ीद कोई ज्यूज़ ना जाए पैलेस्टाइन में, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि ओवरऑल तो ब्रिटेन की ही इनको बैक थी ना। और उधर से वर्ल्ड वॉर 2 भी जारी है। अब वर्ल्ड वॉर 2 में ये होता है कि जी ज्यूज़ के ऊपर हिटलर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, होलोकॉस्ट का हो जाता है, और उससे ये होता है कि ओवरऑल यूरोप में सेंटिमेंट्स ज्यूज़ की फेवर में होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बाकायदा ये मसला डिस्कस होता है यूनाइटेड नेशंस में, और यूनाइटेड नेशंस एक हल देता है इस प्रॉब्लम का कि जी जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके में पैलेस्टाइन में ज्यूज़ हैं वो बना दिया जाए ज्यूइश स्टेट, और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उस इलाके को पैलेस्टाइन कर दिया जाए। ऑल्दो के ये कोई अच्छा हल नहीं था, लेकिन बहरहाल उस वक़्त उनको ये समझ आया तो उन्होंने ये जो है कर दिया, और इससे द स्टेट ऑफ इसराइल वाज़ क्रिएटेड। और कब वो क्रिएट हुई थी बाकायदा 14 मई 1948, और ये डिसीजन किसका था, ये यूनाइटेड नेशंस का था। ऑल्दो के बाद भी उन्होंने सेटलर्स ने ये इलीगल ऑक्यूपेशंस की हैं, और ये हम देखेंगे मैप के थ्रू। ये जो पूरा आपको मैप नज़र आ रहा है पहले ये सारा पैलेस्टाइन था। अब सिर्फ जो यानी मैंने ब्लू में निशान लगाया ना, जेरूसलम है, गजा है और गोलान हाइट्स, ये वो जगह हैं जहाँ पे पैलेस्टीनियन रह रहे हैं। बाकी पूरा जो वाइट पोर्शन है इसराइल का
वो सारा वो है जहाँ पे ज्यूज ज़ायनिस्ट रह रहे हैं, सेटलर्स रह रहे हैं, उन्होंने सारी जगहों पे कब्जा कर लिया है। और फिर आप सोचेंगे कि इतने सारे पैलेस्टीनियन फिर कहाँ गए, इतनी छोटी जगह पे तो नहीं कंसंट्रेट हो सकते। तो जनाब ये जो आसपास के इलाके हैं, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है और सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का है, ये वहाँ पे माइग्रेट करके, इवन इससे नीचे सऊदी अरेबिया है, इराक वगैरह हैं, ओमान है, यूएई है। जगह थोड़ी थी, मैंने नहीं बनाया उस वक्त तो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अरब पूरे मिडल ईस्ट में फैल गए, फिर यूरोप में माइग्रेट कर गए। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक मैस माइग्रेशन थी। गज़ा को इस वक्त कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल है, बिकॉज इट्स ब्लॉक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। आप देख सकते हैं इसकी एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ सहरा है इजिप्ट का, और इजिप्ट भी इनको अपनी तरफ नहीं आने देता। फोर्सेस इजिप्ट ने खड़ी की हुई और दूसरी तरफ समंदर है, और वहाँ से भी यानी वहाँ पे भी फ्लीट्स मूव कर रहे होते हैं, इसराइल के, यूएस के, नेटो के। तो गज़ा एक तरह से एक कंसंट्रेशन कैंप बना हुआ है फ़िलहाल। सो इस पे बाद में मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।